हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास यादव। यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत केयरफुली रीड करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आप प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो बाय नेचर दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा है। और हम लोगों ने उस समय ये देखा था कि उनके बीच में अगर लाइक चार्जेज एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं तो उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और अगर अनलाइक चार्जेज एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दैट मीन्स दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे वो भी रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, वो अट्रैक्ट या रिपेल तो करते हैं, लेकिन बाई मैग्नीट्यूड वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होता है वो कितना होता है, ये बताने के लिए कूलम्ब साहब ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया और उस आधार पे उन्होंने कुछ चीजें देखी, उसको हम लोग यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं अच्छे से। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी, दैट मींस वो रेस्ट में होंगे, पॉइंट चार्जेस इज। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है बेटा? जैसे अगर मैं पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स में आप पॉइंट पढ़ते हो, तो जब पॉइंट आपको बताया जाता है तो कहा जाता है कि इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या होता है, यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज बहुत एक छोटा चार्ज होता है जिसका की जो स्पेशियल एक्सटेंशन होता है उसके अराउंड, वो उन दोनों चार्जेस के बीच जो दोनों चार्जेस रखे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज होता क्या है, बहुत छोटा चार्ज। ओके, फिर कहते हैं कि पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या देखा कि अगर इस तरीके से दो पॉइंट चार्जेज आप रखेंगे तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, उन्होंने देखा कि पहला तो ये कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दैट मींस ये जो F लग रहा है उसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा आपका Q1 एंड Q2। दैट मींस Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना कम होगा फोर्स उतना कम होगा। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को यहां पे लिखना चाहें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का मतलब क्या है कि R अगर कम होगा तो जो फोर्स है वो बड़ा होगा, और R अगर ज्यादा होगा तो फोर्स जो है वो कम होगा। एक्चुअली R पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है, क्योंकि ये F डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल R नहीं है, वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दें, सॉरी ये रेडियस नहीं है डिस्टेंस है, अगर हम उसके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो अगर वो डिस्टेंस को हम लोग डबल करेंगे तो जो फोर्स है 2 का स्क्वायर मतलब 4, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर हम लोग इस जो डिस्टेंस है इसका आधा कर दें तो वो जो फोर्स है वो आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो काफी ज्यादा इस आर पे डिपेंड करने वाला है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करें तो हमको क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो अगर मैंने बाय नेचर सोचो इसको पॉजिटिव लिया है इसको पॉजिटिव लिया है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोनों। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो फोर्स होगा वो ये जो लाइन ज्वाइन करा रहे हैं इसी के अलोंग लगेगा। दैट मीन्स ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इसको हम लोग कुछ F21 लिखते हैं। अभी इसके बारे में वेक्टर नोटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और जो इस Q1 पे लगने वाला है Q2 की वजह से वो इसी लाइन के अलोंग इधर लगेगा, जिसको हम लोग फिलहाल अभी लिख दे रहे हैं। इसके बारे में मैं वेक्टर नोटेशन में बात करूंगा जब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल अभी आप ये ध्यान दे सकते हैं। दैट मींस ये इस चार्ज को ऐसे तिरछा नहीं लगाएगा कि ये ऐसे भाग जाए ऐसे भाग जाए, इस तरीके का रिपल्सन, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो लाइन है उसी के अलावा होगा, इसकी वजह से जो होगा वो उसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर अब हम लोग इसको इक्वलिटी में बदले तो F इक्वल टू के Q1
Q2 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये जो K है ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या यहाँ पे फिलहाल जो जिस केस के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका K है इसका ध्यान रखिएगा, वेयर K इज स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस K के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम के हिसाब से चेंज करता है। दैट मीन्स अगर आप दो चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो अलग अलग मीडियम के लिए वो K का वैल्यू अलग अलग आता है। फिलहाल हम लोग जो केस अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोग वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं। तो वहां पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर फ्री स्पेस ये जो आपका K होता है ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9। अच्छा, K का यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये फोर्स है तो फोर्स आपका न्यूटन होता है, आर स्क्वायर इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 आपका डिनोमिनेटर में चले जाएंगे तो दैट मीन्स पर कूलम स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका यूनिट हो गया कांस्टेंट K का। और ये ध्यान रखिएगा वेयर, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है कुछ नया सा, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी जो वर्ड है ना ये मीडियम डिपेंडेंट वर्ड है, इसके बारे में मैं लेक्चर के लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल अभी आप ये ध्यान दीजिए कि जब फ्री स्पेस में हम चार्जेस को रखते हैं तो उसका जो K का वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि कूलम साहब के इस इतने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उसका एसआई यूनिट जो था वो कूलम बोला गया। तो अब उस 1 कूलम को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए F का हमने डेफिनेशन क्या लिखा, वो फ्री स्पेस वाला केस ले रहे हैं, 9 × 10 का पावर 9, और क्या होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मैं Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम ले लूं और R को 1 मीटर ले लूं तो F क्या हो जाएगा, F सारा 1 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। दैट मीन्स अगर हम लोग दो 1 कूलम के चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे तो उनके बीच का फोर्स कितना निकल के आया, 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में हम लोग 1 कूलम डिफाइन के लिए कैसे, 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। इक्वल एंड सिमिलर दैट मीन्स वो भी 1 कूलम होगा और सिमिलर नेचर का होगा, विथ अ फोर्स ऑफ 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये केस हमने वैक्यूम का लिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है कूलम होता है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है बेटा वो आपको ध्यान रखना है, उसको ईएसयू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम ऐसे बुक्स में पाएंगे ईएसयू, या इसी को स्टैट कूलम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो। नेक्स्ट, अब हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2 केसेस में लेके आपको डिटेल में चीजों को समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिए। वेक्टर फॉर्म में बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन है बड़ा इजी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केस में हम लोगों ने क्या लिया है, केस 1 व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये हम लोग लाइक चार्जेज वाला केस ले रहे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया पॉजिटिव का केस। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे।
इस Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा होगा, Q2 इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और इस फोर्स को हम लोग डिनोट करने के लिए यूज कर ऐसे लिखते हैं F12। F12 का मीनिंग क्या है बेटा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, जिसका की डायरेक्शन इधर होगा, और Q2 पे Q1 जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे F21, मतलब सेकेंड पे फर्स्ट की वजह से फोर्स। तो ये नोटेशंस है जो हम लोग यूज करेंगे, और अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं F12 लिखता हूं, तो इसको क्या रीड किया जाता है? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1/, कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस क्या है आपके? Q1 Q2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हमने लिया है? r²। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये तो केवल मैग्नीट्यूड की बात हो गई, हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना है। तो अगर मैं F12 के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, तो वो जो फोर्स लगा रहा है किधर से? 1 पे 2 इस साइड लगा रहा है, मतलब 2 से 1 के साइड लगा रहा है। इसके लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, उस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखेंगे 2 से 1 के साइड है तो R21 यूनिट वेक्टर ऐसा हम लोग लगा देंगे। R21 ये आपका इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। और ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई सबको पता होगा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये आपका हो गया F12। सिमिलरली हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं? F21 के बारे में बात कर सकते हैं। तो फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R², और इसके साथ यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 2 पे 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 इसको उधर भेज रहा है, दैट मींस एक यूनिट वेक्टर होगा, और उस यूनिट वेक्टर को हम लोग R12 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इधर इस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर लगाएंगे R12 यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने F12 और F21 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो R12 है, यूनिट वेक्टर R12 है, और जो R21 है, इन दोनों में क्या है? बाय मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, बस इनका डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मींस R12 जो होगा वो माइनस ऑफ R21 के बराबर होगा। यहां से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ? F12 जो होगा वो माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। ये हमको क्या बताता है कि जो न्यूटन का ये आपका जो आपका ये कूलम्स का रूल है, ये कहीं ना कहीं न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ है उसको जस्टिफाई करता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगाएंगे। तो आप इससे इस चीज को समझ सकते हैं। ये केस 1 हो गया। केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में बस क्या है कि अब अपोजिट नेचर के दो चार्जेज हमने रखे हैं, अपोजिट नेचर के, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा आपका? माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो माइनस है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो Q1 पे Q2 एक फोर्स लगा रहा है जिसका डायरेक्शन इधर होगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे F12, और इसको डिनोट करेंगे ये 2 पे, ये कौन सा फोर्स है? ये जो 2 पे 1 लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे F12। अच्छा, लगे हाथ यूनिट वेक्टर भी अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये जो F12 का डायरेक्शन है वो किधर से किधर है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो फर्स्ट पे जो सेकेंड की वजह से फोर्स है वो कैसा है? इधर खींच रहा है, मतलब Q1 से Q2 के साइड। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर जो कि इधर होगा, और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे R21 यूनिट वेक्टर जो कि इधर होगा। तो अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी सेम पिछले जैसा, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो क्या होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो चार्जेज आपके कितने हैं? Q1 Q2। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है, हमको साइन नहीं लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो
Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, F12 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड 1 को उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो उधर खींच रहा है, दैट मींस 1 से 2 के साइड, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा r12। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं F21 को, F21 क्या है आपका बेटा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा आपका Q1 Q2 r², यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाएगा r2। तो देखिए हम लोगों ने इस केस के लिए भी लिख लिया। लास्ट में लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के भी कुछ अपने लिमिटेशंस है। पहला कि इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मतलब जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, उन दोनों में से कोई भी चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में इसको बताया है आपको। थर्ड पॉइंट जो है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, जो कि 10⁻⁻15 होता है। इससे कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज को डोमिनेट करेंगी, तो ये भी ध्यान रखना है कि इससे कम डिस्टेंस चार्जेस के बीच का ना। फाइनली लास्ट में परमिटिविटी, तो परमिटिविटी क्या होता है ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे बोला था एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करी थी, तो खैर फ्री स्पेस के लिए था, मैंने बोला था कि मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी, ये एक परमिटिविटी जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का, विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। दैट मींस ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, ये डिटरमाइन करेगा कि जब दो चार्जेस को आप उस मीडियम में रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच में कितना लगने वाला है। तो ये आपको परमिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड और है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखें या वैक्यूम में रखें तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, when two charges are placed in free space, बोल दीजिए इन फ्री स्पेस, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा F, वो हम लोग क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस Q1 Q2 अपन r²। ध्यान रखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर वही सेम चार्जेस को when same two charges are placed in any other medium, कोई भी मीडियम हो सकता है, किसी अलग मीडियम में अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं F वैक्यूम लिख दे रहा हूं और ये हमारा F मीडियम होगा, जो कि मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब लिखूंगा, ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम का परमिटिविटी है, या इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं Q1 Q2 अपन r²। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो एप्सिलॉन है ये आपका है परमिटिविटी ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, वो कुछ भी हो सकता है, इंटरवीनिंग मीडियम, ठीक है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर अब अभी मैं क्या करूं, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोल रहा हूं, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहा हूं, अगर मैं F वैक्यूम अपान F मीडियम करूं तो मैं क्या मिलेगा, F वैक्यूम की जगह पे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², फिर पूरे का अपान में आपका F मीडियम का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। तो सब कुछ कट जाने वाला है, 4 पाई से 4, ये सॉरी ये एप्सिलॉन है, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा,
इधर बचेगा 1/ε0, 1/ε, तो ये हो जाएगा ε/ε0। फाइनली ये हमको मिलेगा। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो इसका देखते हैं हमको क्या मिला फाइनली। हमको फाइनली ये मिला कि ये जो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम है ये इक्वल आया ε/ε0 का। ध्यान देना ये जो ε/ε0 आया है ना, यही रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। दैट मींस द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को εr लिखते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। और ये बराबर हमको ε/ε0 और यही चीज बराबर है एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम के। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एक तरीके से और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही रेशियो बराबर है एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम के। दैट मीन्स मैं ये भी कर सकता हूं कि दिस रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एनी free space to the force between same charges when they are placed at same distance apart in a particular medium। तो इसको हम लोग इस फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और उसके परमिटिविटी के टर्म में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसी को आगे अगर बढ़े तो एक चीज इसके बारे में हम लोग और कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वो क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें कप्पा इक्वल टू मिला है तो मैं ये वाला रिलेशन यूज करने वाला हूं थोड़ा सा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो यहां से एफ मीडियम क्या लिखा जा सकता है, एफ मीडियम जो होगा वो एफ वैक्यूम अपॉन कप्पा हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन कप्पा हो जाएगा। दैट मीन्स जो दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो जो फोर्स होता है वो उन दो चार्जेस को जो हम लोग वैक्यूम में रखते हैं तो उस वाले फोर्स का 1/, कप्पा टाइम्स होता है। यहाँ पे कप्पा क्या है, कप्पा वो जिस मीडियम में आप रखते हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये क्लास में एक चीज और हम लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। ओके।